सोचें जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 17 साल का लड़का एक पूरी सल्तनत को चैलेंज कर दे, और सिर्फ चैलेंज ही ना करे बल्कि तारीख का रुख ही मोड़ दे। आज हम एक ऐसे ही नाकाबिले यकीन नौजवान हीरो की कहानी में उतरेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी हिम्मत, समझदारी और लीडरशिप से एक बिल्कुल नई तारीख लिख दी। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी उम्र जिसमें नौजवान आमतौर पर खेल कूद में लगे होते हैं, उस उम्र में ये लड़का एक बहुत बड़ी फौज को कमांड कर रहा था और एक नई सल्तनत की बुनियाद रख रहा था। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक तारीखी हकीकत है। तो चलिए जरा करीब से जानते हैं इस नौजवान सिपह सालार को। आखिर ये कौन था जिसने इतनी कम उम्री में तारीख पर इतने गहरे निशान छोड़ दिए? तो मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक था एक बहुत ताकतवर कबीले बनु सकीफ से, और वो उम्मी खिलाफत के एक बहुत मशहूर और कहना चाहिए कि ताकतवर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। लेकिन बात सिर्फ रिश्ते की नहीं थी, उनके अंदर अपनी एक गैर मामूली फौजी सलाहियत और जहानत थी, और यही वजह थी कि उन्हें सिंध जैसी इतनी बड़ी, इतनी अहम मुहिम का लीडर बनाया गया। जी हाँ, सिर्फ 17 साल। ये उम्र ही तो इस कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू है। यह हमें बताती है कि उनमें जहानत, बहादुरी और लीडरशिप की वो क्वालिटी थी जो उन्हें अपने दौर के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग करती थी। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर उमवी खिलाफत को सिंध पर हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वजह क्या थी? और इसकी वजूहात इतनी सीधी साधी नहीं हैं जितनी हमें बताई जाती हैं। यहाँ हमें एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। जो सबसे मशहूर कहानी हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि इस जंग की आग भड़की एक वाक़े से। हुआ ये कि दीबल के साहिल के करीब बहरी डाकुओं ने एक तिजारती जहाज़ पर हमला कर दिया। इस जहाज़ पर मुसलमान बेवाएं और यतीम बच्चे सवार थे। जब सिंध के राजा दाहिर से मदद मांगी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। बस ये इनकार एक गैरत का मसला बन गया और उमवी खिलाफत को लगा कि अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही पूरी सच्चाई थी? तारीख जब खंगालते हैं तो एक दूसरी तस्वीर भी सामने आती है। एक तरफ है चचनामा जो उसे गैरत का मसला बताता है, लेकिन दूसरी तरफ अल-बुलाज़री जैसे मौरिख हैं जो बताते हैं कि इस हमले के पीछे बड़े गहरे सियासी और माशी मकासद थे, जैसे उमवी सल्तनत को मज़ीद फैलाना, अपने बागियों को पनाह देने वालों को सबक सिखाना और सबसे अहम तिजारती रास्तों पर अपना कंट्रोल मजबूत करना। तो वजह चाहे जो भी रही हो, गैरत का मसला या सियासत, सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एक बड़ी फौज लेकर सिंध की तरफ रवाना हुए। तो आइए अब देखते हैं कि यह फौजी मुहिम कैसे आगे बढ़ी। सबसे पहले लश्कर पहुंचा दीबल की बंदरगाह पर। यहां एक जबरदस्त लड़ाई हुई और मुहासरे के बाद शहर फतह हुआ। इसके बाद कुछ शहर जैसे नीरों उन्होंने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। लेकिन असल और फैसलाकुन जंग हुई आरूड़ के मुकाम पर। यहीं राजा दाहिर की फौज से टकराव हुआ, जिसमें राजा दाहिर मारे गए। और इस बड़ी जीत के बाद फौज का अगला पड़ाव था मुल्तान, जिसे उस जमाने में सोने का शहर कहते थे। वहां भी सख्त मुकाबला हुआ, लेकिन आखिरकार मुल्तान भी फतह हो गया। और अरोड़ की जंग के बारे में एक हैरान करने वाली बात सुने। राजा दाहिर के पास थी 50,000 की फौज, 50,000, और मोहम्मद बिन कासिम के पास सिर्फ 20,000 सिपाही। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये जंग सिर्फ फौजियों की तादाद पर नहीं जीती गई, ये जीती गई बेहतर स्ट्रैटेजी, उस वक्त के जदीद हथियारों और एक कमाल के डिसिप्लिन की वजह से। अच्छा, किसी इलाके को जीत लेना एक बात है, लेकिन उस पर हुकूमत करना वो असल इम्तिहान होता है। तो अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक फातेह के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कैसे साबित हुए। उनकी जो हुकूमत करने की पॉलिसियां थीं वो वाकई उनकी दूर की सोच को जाहिर करती हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आते ही पुराने सिस्टम को तोड़ा नहीं, मुकामी इंतजामिया को वैसे ही चलने दिया, हिंदू और बुद्ध अफसरान को उनकी नौकरियों पर बहाल रखा, गैर मुस्लिमों को उनके मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी और जजिया का टैक्स सिस्टम नाफिज किया। इस सब का मकसद सिर्फ एक था, रियासत में इस्तेहकाम लाना और वहाँ के लोगों का भरोसा जीतना। इस समझदारी की एक बहुत अच्छी मिसाल हमें ब्रह्मनाबाद शहर में मिलती है। शहर फतह हुआ तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि यहाँ के ताजरों और कारीगरों को सज़ा दी जाए, लेकिन राजा दाहिर की बेवा मलिका लाडी उन्होंने बीच में आकर कहा कि ऐसा ना करें। और कमाल यह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी बात सुन ली और सबको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझते थे कि किसी भी शहर की असल जान तो वहाँ के हुनरमंद और काम करने वाले लोग ही होते हैं। इतनी शानदार कामयाबियों के बावजूद इस नौजवान हीरो की कहानी का जो अंजाम है वो बहुत ही अफसोसनाक और काफ़ी पुरअसरार भी है। इनकी मौत कैसे हुई ये आज तक एक राज है। इस पर भी हमें 2 कहानियां मिलती हैं।
ایک کہانی جو چچنامہ سے آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ راجہ داہر کی بیٹیوں نے بدلہ لینے کے لیے ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا اور اسی الزام کی وجہ سے خلیفہ نے انہیں موت کی سزا دے دی۔ لیکن دوسری طرف البلازری جیسے مورخین ہیں جن کا کہنا ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور تھا۔ دمشق میں یعنی خلافت کے مرکز میں سیاست بدل چکی تھی، نیا خلیفہ آ گیا تھا اور محمد بن قاسم دربار کی اندرونی سازشوں کا شکار ہو گئے اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم کی زندگی بہت لمبی نہیں تھی، لیکن ان کے کام کا اثر وہ صدیوں تک رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تاریخ نے انہیں کیسے یاد رکھا ہے؟ دیکھیں، ان کی شخصیت کو ہر دور میں الگ الگ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ جب برطانوی راج تھا تو ان کے مورخین نے محمد بن قاسم کو ایک حملہ ور کے طور پر دکھایا۔ پھر جب پاکستان بنا تو یہاں کے قومی بیانیے میں انہیں ایک عظیم ہیرو بلکہ پہلے پاکستانی تک کا درجہ دیا گیا، اور آج کے دور کے جو مورخ ہیں وہ انہیں ایک پیچیدہ تاریخی کردار کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسا کردار جو اپنے وقت کی اموی سلطنت کی توسیع کا ایک اہم مہرہ تھا۔ تو پھر آخر محمد بن قاسم کون تھے؟ کیا وہ ایک ہیرو تھے جس نے انصاف قائم کیا، یا ایک حملہ آور جس نے اپنی سلطنت کی سرحدیں پھیلائیں، یا پھر تاریخ کا ایک ایسا پیچیدہ کردار جس میں یہ ساری خوبیاں اور خامیاں ایک ساتھ موجود تھیں؟ شاید سچائی کسی ایک جواب میں نہیں بلکہ ان سب رنگوں کو ملا کر ہی بنتی ہے، اور اس کا فیصلہ شاید تاریخ ہر دور میں اپنے طریقے سے کرتی رہے گی۔